अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2020-21 का बजट कल कौमी असम्बली में पेश कर दिया है, जिस पर अब कौमी असम्बली में बहस होगी। इस बजट के मुताबिक जो अगले माली साल में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का टारगेट है वो 2.1% रखा गया है और ये जो मौजूदा माली साल है इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव 0.4% होगी। इससे पिछले साल पाकिस्तान की जो शरह थी ग्रोथ की वो 1.9% थी। इसलिए बड़ा एक अहम सवाल है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे आबादी 2.64% से बढ़ रही है। ऐसा मुल्क किस तरीके से सस्टेन कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है अगर पाकिस्तान की ग्रोथ अगले साल भी 2.1% रहेगी। कल इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया था कि जो कोविड-19 आया है और इसके बाद जो लॉकडाउन किया गया उसके मनफी असरात होंगे पाकिस्तान के गरीब लोगों पर भी, पाकिस्तान की मईशत पे भी। इस रिपोर्ट में बताया गया, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में, कि तकरीबन 1 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आएंगे। यानी कि इस वक्त अगर 5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं तो उसमें 1 करोड़ का इजाफा हो सकता है, यानी कि 6 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाएंगे। और ये भी बताया गया है कि बेरोजगारी उसमें भी इजाफा होगा और उसके डिफरेंट इन्होंने वो दिए हुए हैं सिचुएशंस कि अगर महदूद लॉकडाउन होता है तो 14 लाख नौकरियां जाएंगी, अगर जुज़वी लॉकडाउन होता है तो 1 करोड़ 23 लाख नौकरियों जा सकती हैं, जबकि मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत में 1 करोड़ 85 लाख लोग अपनी नौकरियां खो बैठेंगे। ये भी बताया गया कल बजट में कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और इसीलिए सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर कोई नया टैक्स नहीं है तो 4,963 अरब रुपए का जो टैक्स टारगेट है वो कैसे पूरा होगा। इस हवाले से बल्कि आज हफीज शेख साहब ने यह भी बताया कि नया टैक्स तो नहीं लगाया बल्कि हमने टैक्स छूट भी दी है कई शोबों में। हमने ये फैसला किया कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। हम एक्सपेंडिचर्स यानी अखराजात को कम करेंगे लेकिन हुकूमती अखराजात को कम करेंगे। बहुत टैक्सेस काटे गए हैं। 1623 टैरिफ लाइंस हैं। टैरिफ लाइंस भी एक के जो इंपोर्ट होते उनके ऊपर सिफर की जा रही है ड्यूटी। कोई 10 किस्म के विथहोल्डिंग टैक्स हैं जिनको ख़त्म किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक तारीखी पैकेज दिया गया और अब जो कैपिटल गेन्स टैक्स है उसको आधा किया जा रहा है। ये रिलीफ हम क्यों दे रहे हैं? इतने मैसिव रिलीफ जिसमें कोई 40 से 50 अरब रुपए की ड्यूटीज जो हैं हम वापस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने टैक्स रिलीफ दिया है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि कर्जा मुल्क पे इतना है कि इस साल भी जो हमें सूद अदा करनी है वो 2,900 अरब से ज़्यादा है और क्योंकि ये सूद अदा की जाएगी तो पाकिस्तान के पास पैसा कम बचेगा। अगर इतनी बड़ी हमें इंस्टॉलमेंट नहीं देनी होती, इतनी बड़ी हमने डेट सर्विसिंग नहीं करनी होती तो 20 एहसास प्रोग्राम हम मुतारिफ करवा सकते थे। इस साल पहली चीज़ ये है कि हमें 2,900 अरब फिर देने हैं। प्लीज़ ये बात समझें कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि ये 2,900 अरब कर्ज़ों में देने की बजाय पाकिस्तान की पब्लिक पे खर्च करें। हम तो चाहेंगे कि एहसास के प्रोग्राम को और डबल कर दें, ट्रिपल कर दें। आप सोचें कि एहसास का प्रोग्राम अगर 200 अरब का है या 150 अरब अभी तक खर्च किए जा चुके हैं और ये 3,000 अरब हम देने जा रहे हैं, तो 20 एहसास के प्रोग्राम बनाए जा सकते थे। वफाकी हुकूमत की ये कोशिश थी कि साल 2019-20 में कंसोलिडेशन करें और अगले साल ग्रोथ की तरफ जाएं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से शायद अगले साल भी ये ज़्यादा मुमकिन नहीं होगा। तमाम तरह इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ हमाद अज़हर साहब, जिन्होंने कल कौमी असम्बली में ये दूसरा अपना बजट पेश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमाद अज़हर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमाद साहब, सबसे बुनियादी सवाल यही है कि अगर आपने बजट बनाना है तो उसकी बुनियाद होती है कि आप कितना रेवेन्यू और कितना खास तौर पर टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। आप लोगों का टारगेट है 4,963 बिलियन का, जो कि एक एम्बिशियस टारगेट नजर आता है क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि अगले साल जो GDP ग्रोथ होगी वो 2.1% होगी, अफराते ज़र 6.5% होगी, यानी कि नॉमिनल ग्रोथ आपकी 8.6% होगी। तो 8.6% की नॉमिनल ग्रोथ के साथ हम 27% टैक्स रेवेन्यू में कैसे इजाफा करेंगे? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, अगर आपको याद होएगा कि कोरोना आने से टैक्स टारगेट था वो 5500 या 5000 अरब और 5500 के दरमियान था। इसको फिर रिवाइज करके हमने 4800 कर दिया था। 4800 अरब अगर ये कोरोना
आता तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि हम 4800 अरब जो है वो रवा माली साल के अंदर कलेक्ट कर लेंगे उन टैक्सेस की बुनियाद पे जो हमने पिछले बजट में लगाए या जो उससे पहले पाकिस्तान में टैक्सेस लगे आ रहे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर हमारी 17% ग्रोथ जारी थी ओवरऑल टैक्सेस की। और जो आखिरी क्वार्टर होता है वो सबसे तेज़ होता है जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी क्वार्टर के अंदर हमें ये कोरोना की जो वबा है उसका सामना करना पड़ा और वो टैक्स के जो अहदाफ थे वो पूरे ना हो सके और 900 अरब का हमें नुकसान हुआ। तो इस वजह से हम विदाउट एनी एडिशनल टैक्स मेजर्स हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये सूरत हाल क्लियर होती जा रही है, लॉकडाउन में ईजिंग आती जा रही है, इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस दोबारा रवां होती जा रही हैं, तो हम 4800 का टारगेट अगले साल भी मीट कर लेंगे। हमाद साहब, अगर हम मार्च तक का डेटा ले लें, क्योंकि मार्च तक तो ऐसे असरात नहीं आए थे, तो 15% की ग्रोथ हुई थी एफपीआर के जो टैक्स रेवेन्यूज है, और आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो जाता हम शायद पहुंच जाते, लोगों का ख्याल है 4600 तक होते, लेकिन इस साल तो अफरात ज़र और कम हुई है ना। इस साल तो 27% का टारगेट है, नॉमिनल जीडीपी 8.5% है। अगर आप इसको पुश भी कर लें 15% तक भी ले जाएं, तब भी हम अपने जो हदफ है उससे तो बहुत पीछे खड़े होंगे। नहीं, जो टैक्सेस तो सिस्टम के अंदर मौजूद है ना शहजाद, जो हमने पिछले उसके अंदर लगाए थे टैक्स मेजर्स, जो पिछले बजट के अंदर लगाए थे और उससे पहले वाले टैक्स मेजर्स भी मौजूद हैं। और अफरात ज़र जो है नेचुरली 8-9% जो इस साल एडिशनल हुई है उसका भी एलिमेंट अगले साल के टैक्सेस में भी नज़र आएगा, वो भी कहीं इवेपोरेट नहीं हो जाएगा। तो इस बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका 4800 का टैक्स टारगेट है वो क्योंकि इन्हीं टैक्सेस की बुनियाद पे पिछले साल भी 5500 के करीब का टारगेट रखा गया था। तो अगर हम इंशाल्लाह ताला ये अगले 2-3 माह में निकल आते हैं, जल्दी निकल आते हैं और अपने इकोनॉमिक जो शॉक हमें लगा इससे हम जल्दी रिकवर कर जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये टारगेट जो है अचीवेबल हो सकता है। ये जो आपने टारगेट रखा है 2.1% जीडीपी ग्रोथ का, ये आपने किस सिनेरियो के अंडर रखा है कि फौरी तौर पे हालात तब्दील हो जाते हैं, तो ये आपका आप कह सकते हैं कि एक एम्बिशियस टारगेट है, कंजर्वेटिव टारगेट है कि 2.1% पे ग्रो करेंगे? ये कंजर्वेटिव टारगेट मतलब ये मैं समझता हूं कि ये एक रियलिस्टिक किस्म की हमने प्रोजेक्शन की है। एक ही डेवलपिंग सिचुएशन है पूरी दुनिया के लिए। आप देखें ना कि आलमी मईशत जो है वो 6% सुकड़ गई है और बड़े सगीर की जो मईशत है वो औसतन 4% सुकड़ गई है। तो अब लेकिन ये एक शॉक है, टेम्पररी शॉक है, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से लगा था और जो एक सडनली एक सेंटिमेंट में और अनसर्टेनिटी में इजाफा हुआ। अब अगर ये सूरत हाल क्लियर हो जाती है, अगर आप देखें दूसरे ममालिक में भी ये जिस तरह सूरत हाल क्लियर हुई है कि ये केसेस बढ़े हैं, फिर पीक आई है, फिर ये कम हुए हैं, इसी तरह लॉकडाउन में ईजिंग हुई है, तो जल्दी रिकवरी भी हो रही है। और हमारा जो एक्चुअली टारगेट था, अगर ये कोरोना ना आता अगले साल का इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो तो 2% से कहीं ज़्यादा था। तो ये इसके पेश नज़र ही कि अगले साल भी मुकम्मल तौर पे इस शॉक से रिकवरी नहीं होएगी, इसलिए हमने 2% का टारगेट रखा है। अच्छा हमाद साहब, इसमें दुनिया भर में हमने देखा है कि यूरोपियन ममालिक खासतौर पे जिन पर लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन उन्होंने उस वक्त ख़त्म करने का फैसला किया जब उनको पता है कि अब ये वायरस पीक नहीं करेगा, नंबर्स काफ़ी हद तक नीचे जा रहे हैं। उन्होंने अपनी इकॉनमी को खोल दिया है ताकि इकॉनमी का पहिया चले, लोगों का रोज़गार कमाया जाए। हमने उस वक्त ये फैसला किया है लॉकडाउन खोलने का जब अभी भी केसेस की तादाद बढ़ रही है, और जब तादाद बढ़ती रहेगी एक खौफ रहेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट इतना नॉर्मल नहीं हो सकेगा, हालात नॉर्मलाइज नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं मईशत तो इससे मुतासर होती रहेगी। तो इमरान खान साहब जो बार बार कहते हैं कि हम मईशत खोलना चाहते हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले, मईशत का पहिया चले, वो कैसे चलेगा? क्योंकि हम तो अभी तक पीक पर भी नहीं आए हैं, बल्कि हमारा पीक तो डिले होता गया है। पहले अप्रैल बताया गया, फिर मई एंड बताया गया, अब इमरान खान साहब कहते हैं कि अगस्त में आएगा। साथ साथ अगर चलता रहेगा ये कोरोना वायरस तो मईशत तो नहीं परफॉर्म करेगी। एक्चुअली यही बुनियादी डिबेट है जो चल रही है। और जब पहले शुरू में ये वबा आई तो एक इम्पल्सिव रिएक्शन था सबका कि फौरी तौर पे लॉकडाउन कर दिया जाए। आपको याद होएगा जो प्रोजेक्शंस पहले आ रही थी तमाम ममालिक के लिए वो और थी, फिर उनको डाउनवर्ड्स भी रिवाइज किया गया। अब मसला ये है कि लॉकडाउन से ये आपकी डिजीज़ ख़त्म नहीं होती, ये डिजीज़ स्लो डाउन होती है। और इसमें हम इस बात से एग्री करते हैं कि डिजीज़ लॉकडाउन से स्लो डाउन उसका स्प्रेड हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। वो स्प्रेड फिर भी होता है मुआशरे के अंदर, और वो केसेस की तादाद भी उसी हिसाब से बढ़ती है, लेकिन टाइम का एक गैप मिल जाता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम डिले अगर करते हैं तो कितना डिले करें। हम चंद हफ्तों से ज़्यादा हमने किया भी, करके देखा भी, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी तक उस नुकसान के असरात से हम आफ्टर इफेक्ट्स बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अगर अभी फिर लॉकडाउन करते हैं, कितनी देर के लिए करें? 2 हफ्ते के लिए करें, 4 महीने के लिए करें, 2 महीने के लिए करें? किसी का इसके पास जवाब नहीं है। और जो उसके असरात आएंगे
उस लॉकडाउन के जो असरात आएंगे आपके इक्तिसादियात पे, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट पे, हो सकता है उससे अमवात और भी बढ़ जाए, क्योंकि क्या हमारे और बड़े आप मसाइल हैं कॉन्फिडेंट हैं भूखे और कि गुर्बत के। ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? क्योंकि मईशत पे तो इसके असरात आएंगे। अगर ये खतरा रहेगा कि वायरस फैल सकता है, कंस्ट्रक्शन आपने पैकेज दिया, वहां पे भी एक्टिविटी नहीं नजर आई है, लोग कहते हैं कि खदशा है अभी तक कोरोना वायरस के फैलने का, तो एक तरफ अगर तादाद भी बढ़ रही होगी केसेस की, अमवात की तादाद तेजी से बढ़ रही होगी, और साथ साथ हम मईशत भी चलाने की कोशिश करेंगे, तो मईशत उस तरह तो नहीं चल सकेगी। लोगों को फेयर तो है ये। देखें शहजाद, हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं है कि हम मईशत का पहिया इस वक्त चलाएं। और हमारे मुल्क में जो लोग इतने, जिसका आपने जिक्र किया अपने तारीफ़ी कलमात में, कि गुरबत की लकीर से जो नीचे रहते हैं, जो हमारे दिहाड़ी के मज़दूर हैं, तो हमारे पास वो लग्जरी नहीं है हमारे मईशत की, या इवन बांग्लादेश के पास या इंडिया के पास या दूसरे ममालिक के पास। इसीलिए सारे जो हैं वो मईशत को चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जो हैं ऑन द एज होते हैं हमारे ममालिक। हमारे लिए ये चीज़ें जो है मईशत चलाना या ना चलाना, ये भी लाइफ एंड डेथ के मसाइल से मानी रखती हैं। जो बंदा, जिसका चूल्हा बंद हो जाता है, उसके लिए तो ज़िंदगी मौत का सवाल हो जाता है ना। जो हमारी इम्यूनाइजेशन रुक जाती हैं, हमारी दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं सारी वो रुक जाती हैं। तो हमारे लिए इट्स नॉट अ सिंपल कि आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर होती है कि मुकम्मल वायरस खत्म हो जाता, फिर आप कारोबार खोलते हैं। लेकिन चले, इस पर डिबेट बहुत हो चुकी है। हमारा साहब, ये आप लोगों ने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, यानी कि सालाना आपको 20 लाख नौकरियां देनी थी। आपके पहले साल में मईशत की जो ग्रोथ थी 1.9% थी, इस साल नेगेटिव 0.4% है, अगले साल 2% होगी। तो कहीं से भी 1 करोड़ नौकरियां या 60 लाख नौकरियां 3 साल में तो हम नहीं देंगे, बल्कि लोग बेरोजगार ही हुए हैं पिछले 2 सालों में। कोई आदाद शुमार है कि कितने लोग अपनी रोजगार खो चुके हैं? पिछले जो साल की ग्रोथ थी, इस साल की जो ग्रोथ है, और अगले साल जो 2.1% सिर्फ ग्रोथ होगी? देखें, जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो तो अभी तक अपडेट नहीं हुआ, ना वो लेबर सर्वे में अब उस तरह रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन मैं आपको एक ये बात बताऊं कि हमारी जो मईशत है, एक तो हमें तबाह हाल मईशत मिली, खसारे सबसे ज़्यादा, मुल्क दिवालिये के करीब, फिर ये कोरोना का वबा आ गई। जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब मईशत टेक ऑफ करना शुरू होएगी। जो आपकी 1 करोड़ नौकरियों का सवाल है, देखें जो जॉब क्रिएशन का इंजन है वो प्राइवेट सेक्टर है। ये तो इस पे हम सबको अग्री करना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन तब होती है जब आपकी मईशत में इस्तेकाम आए। ऐसे नहीं कि खसारों के बुनियाद पे, दिवालिये होने के करीब आपकी मईशत खड़ी और आप कहें कि इसकी बुनियाद पे मैं लॉन्ग रन में सस्टेनेबल देर पा नौकरियां पैदा कर सकता हूँ। ऐसे नहीं हो सकता। तो हमारा पहला हदफ यही था कि हम पहले 2 साल के अंदर अपने खसारों को कम करें, और जो हुए, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर पे आ गया, और आपका तजारती खसारा भी कम हुआ, और हमें प्राइमरी सरप्लस भी मिला अपने फिस्कल साइड के ऊपर। और अब फिर हम स्टेबलाइजेशन करके आगे ग्रोथ फेज में जाएं, तो वो एक देरपा और सस्टेनेबल ग्रोथ होनी थी। अनफॉर्चुनेटली बीच में कोविड आ गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो मईशत का हमने इस्तेकाम किया है, जो ऑलरेडी गेन्स हमने कंसोलिडेट किए हैं, इनको अपनी जगह बरकरार रख के जितनी जल्दी हो सकता है इस वबा से भी बाहर निकले इंशाल्लाह ताला, और वापस इकोनॉमिक रिकवरी और ग्रोथ के पाथ के ऊपर जाएं जो सस्टेनेबल होए, और उससे नौकरियां आपकी निकलें। सही, ये कंसोलिडेशन पर भी मैं आता हूं, लेकिन अब तक तो आप ये मानते हैं कि जो 2.1% की ग्रोथ अगर अगले साल हो भी जाती है, तब भी अगर 3 साल का हम क्यूमुलेटिव डेटा देखें तो बेरोजगारी में इजाफा ही हुआ होगा। ये बात तो इम्कान ही नहीं है कि रोजगार नया पैदा हुआ होगा, और फिर आपके पास रह जाएंगे आपके आखिरी 2 साल जिसमें आपको 1 करोड़ नौकरियां देनी होंगी, बल्कि शायद उससे ज्यादा देनी होंगी, क्योंकि पहले 3 सालों में लोगों ने अपना रोजगार खोया है। ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा आपके लिए। देखें, ये जो हमारा जो जिस तरह की मईशत हमें मिली है, ये तो मुल्क अगर खुदा ना खास्ता दिवालिया हो जाता, आप देखें ना कि आपको बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज डाउनग्रेड कर रही थी जब ये पिछली हुकूमत खत्म हुई है। और आपका IMF की आप रिपोर्ट पढ़ें जो मार्च 2018 में थी, उनको ये खतरा था कि डेट सस्टेनेबिलिटी आपकी खतरे में पड़ गई है पाकिस्तान की, जो कि एक पोलाइट तरीका है ये कहने का कि मुल्क डिफॉल्ट के करीब है। तो इस सूरत हाल में अगर हम खुदा न खास्ता उस तरफ चले जाते तो जो नौकरियां भी लोग लगे हुए थे वो भी खो सकते थे। लेकिन फिर हमने इसको बहरहाल पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करते हुए इकोनॉमी की, एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर काफ़ी हमें स्टिमुलस नजर आया, वहाँ पे हमें काफ़ी एक्साइटमेंट नजर आई। और उसके बाद मूविंग ऑनवर्ड्स हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगले साल हम एक एलिवेटेड ग्रोथ रेट पे जाएंगे, जिससे ये मसाइल हल हो जाने से काफी सारे। हमारे साहब ये जो डेफिसिट्स हैं, खास तौर पे करंट अकाउंट डेफिसिट, ये मेरी एक बात सुने ना शहजाद, सारी दुनिया में जॉब लॉसेस हुए हैं। अमेरिका जैसे अमीर ममालिक में जहाँ पे बड़े फंड्स दिए जा रहे हैं, वहाँ पे फरलोज हो रहे हैं, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ पे भी
मिलियंस की तादाद में अमेरिका में 4.5 करोड़ लोगों ने जॉबलेस क्लेम्स किए हैं, यानी बेरोजगारी के क्लेम किए हैं। एक्चुअली इससे भी ज्यादा हो सकता है। जी जी, तो ये आप इसी दुरुस्त कह रहे हैं वबा का हमाद शिकार साहब हैं। के तो हमें इससे 4.5 निकलने के करोड़ लिए इंशाल्लाह जॉब ताला लॉसेस वहां पे हुए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुद ये क्लेम करते हैं और नंबर्स भी ये बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम से कम होती जा रही थी। अमेरिका में पता नहीं कितने साल का रिकॉर्ड टूट गया था, लेकिन हमारे यहाँ तो 1.9% की ग्रोथ हम देखते हुए आए थे ना पिछले साल। तो हमारे अगर कोविड नहीं आता इस साल आप 3% से ग्रो करते तब भी जॉब एम्प्लॉयमेंट तो नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप को वो मईशत नहीं मिली थी जो इमरान खान को मईशत मिली थी, कि जो दिवालिये के करीब खड़ी थी और जिसके खसारे तजारती लेकिन उस मईशत को देखते साथ ही आपने ये फैसला किया था ना कि 1 करोड़ जॉब्स देंगे आप, तो आपके सामने था ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नेगेटिव में थे। मैं कह रहा हूं उस मईशत को देखते हुए आपने ये फैसला किया था ना कि 1 करोड़ जॉब्स देंगे। आपको पता था कि किस किस्म की मईशत आपको मिलने जा रही है। बिल्कुल, हमारा जो प्लान था जो पिछले बजट में वज़ा किया गया था, उसके अंदर ये नौकरियां निकलनी थी। और अभी भी इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर कमिटेड हैं और हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि ये कोरोना का जो शॉक लगा है मईशत को, इससे जितनी स्विफ्टली हम रिकवर कर सकते हैं वो रिकवर करें, ताकि बाकी अरसे के अंदर हम वो तमाम बेरोजगारी के जो रोजगार के जो मौके हैं उनको पैदा कर सकें। बहरहाल ये इम्पॉसिबल टास्क लगता है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो हमने कंसोलिडेशन की है, करंट अकाउंट डेफिसिट पे वो तो नजर आती है, लेकिन फिस्कल अकाउंट डेफिसिट पे तो नहीं नजर आती। इस साल भी अब तो खैर मामला शायद डबल डिजिट में चला जाए। आप लोग समझते हैं कि 9%, 9.5% तक होगा, लेकिन बाकी जो रिसर्च हाउसेज है वो कह रहे हैं कि डबल डिजिट में हो सकता है आपका फिस्कल डेफिसिट। लेकिन अगर कोरोना नहीं आता तब भी 7% होता, यानी कि बहुत सा पैसा आप बोरो कर रहे होते। और अगर आप सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं कर सकते, जो कि IMF की कंडीशन है, तो फिर आप कमर्शियल बैंक से करते, जो इस साल आपने बहुत मैसिवली किया है, जिससे फिर प्राइवेट सेक्टर पर फर्क आता, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता, प्राइवेट सेक्टर बोरो नहीं कर सकता होता क्योंकि बैंक से तो हुकूमत बोरो कर रही होती। तो ये कंसोलिडेशन फिस्कल साइड पे हमें नहीं नजर आई अब तक। देखें, जो हमारा IMF के साथ जो ज़्यादा जिसको मॉनिटर किया जाता है वो आपका प्राइमरी होता है, यानी कि सूद की अदायगी निकाल के जो हुकूमत के अखराजात और आमदन है उसका फ़र्क, वो बड़े अरसे के बाद 10 साल के बाद हम पॉजिटिव रेंज में ले गए थे। और ये जो बाकी ये होता है जब आपकी मईशत में स्टेबलाइजेशन आता है और आपका इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, तो ये डेट सर्विसिंग का भी जो इंसिडेंस है वो कम हो जाता है और फिस्कल आपका कम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखें, डेट ओवरहैंग बहुत ज़्यादा है। पुरानी जो हुकूमतों ने कर्जे लिए हुए हैं, हमने 5,000 अरब पहले 2 साल में पुरानी हुकूमतों के कर्जे के ऊपर सूद अदा किया। ये हमने नहीं लिया हुआ, ये उन्होंने लिया हुआ। और ये सूद अदा करना होता है, ये हुकूमत की एक सॉवरन अंडरटेकिंग होती है। अगर हुकूमत ना करे तो उसको फिर डिफॉल्ट हुकूमत कहते हैं। तो हमने ये करना था और ये हम आइंदा भी करेंगे। अगले साल हमने 3,000 अरब के करीब ये अदा करना है। तो ये एक डेट बर्डन हमारे ऊपर चला रहा है, इसको हमने सामने रखना है, जिससे फिस्कल कंसोलिडेशन में मसला आता है। मसला ये है कि जब आप स्टेबलाइजेशन करते हैं, आपको डिवैल्यूएशन भी करनी पड़ती है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आर्जी तौर पे बढ़ते हैं, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है। आप तो खुद फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं और प्रोग्राम करते रहे हैं, आप खुद इस बात को जानते हैं कि इनका आपस में क्या नेक्सस है, डिवैल्यूएशन का, इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट का। तो ये एक नेसेसरी चीज करनी पड़ती है। लेकिन हमारे साहब, ये सवाल मैं पहले भी आपसे प्रोग्राम्स में कर चुका हूं कि आपकी हिकमत अमली क्या है, आप डेट रीपेमेंट कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे? वरना तो फिर आप लोग भी अगर डेट पे करते रहेंगे, डेट उठाकर, तो अगले साल चाहे आप अगले दौर में आपकी हुकूमत आए, कोई और हुकूमत आए, वो यही ब्लेम करती रहेगी। क्योंकि जब जून 30, 2018 के बाद जो कर्जा तकरीबन 25,000 अरब था, वो अब 35,000 अरब तक पहुंच चुका है, यानी कि 10,000 अरब का उसमें इजाफा हुआ है, जिसमें डिवैल्यूएशन इंपैक्ट भी है 30% का। लेकिन आपके दौर में भी कर्जा बढ़ा है। तो हिकमत अमली क्या है डेट रीपेमेंट कैपेसिटी बढ़ाने की? लोन लेके लोन उतारना है तो ये मसला तो कभी खत्म नहीं होगा। डेट रीपेमेंट कैपेसिटी के 3 जुज़ हैं हमारे। नंबर 1 कि आप टैक्स बेस को ब्रॉडन करें, और हमारा जो पिछले साल का बजट था उसमें हमने टारगेट दिया था कि हम अगले 3-4 साल में 3-4% टैक्स टू GDP को बढ़ाएंगे, और वो नज़र भी आ रहा था होता हुआ, क्योंकि बड़ी हेल्दी ग्रोथ नज़र आ रही थी रेवेन्यूज़ में। दूसरा आपका है कि आप खसारों को कम करें। जो आपका बेसिकली फिस्कल डेफिसिट होता है, जो आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट होता है, वो आपकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट होती है। ये कम होएंगे तो आपकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट भी कम होएगी। और तीसरा ये कि आप अपनी एक्सपोर्ट बेस को बढ़ाएं। जब आपकी आमदन बढ़ती है तो फॉरेन एक्सचेंज में खास तौर पे, तो आपके जो बैरूनी कर्जे उतारने की जो सलाहियत है उसको बढ़ाया जाता है। और आप देखें कि पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन्हीं चीज़ों पे चल रही है कि हम अपने खसारे कम करें, हम अपने टैक्स बेस को बढ़ाएं। इसीलिए हमने एम्बिशियस टैक्स टारगेट्स को सेट किया आते साथ ही, और हम अपने एक्सपोर्ट्स में आपने देखा कि हमने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इन्हिसार किया एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के ऊपर। यही वो 3 जुज़ हैं जो पाकिस्तान को इन द लॉन्ग रन इसके जो डेट ओवरहैंग है, हैंगओवर है, उससे हम बचा सकते हैं। लेकिन हमारे साहब, जो बजट हमारे सामने है उसको देखते हुए ये लगता है कि अगले साल भी हम डेट रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि हमारा कर्जा बढ़ रहा होगा। क्योंकि इस साल भी जो माली साल चल रहा है उसमें भी आप लोगों ने कहा था कि कमर्शियल बैंक से हम बोरो करेंगे 300 अरब रुपए, लेकिन आप लोगों ने 1700 अरब रुपए बोरो किए हैं।
अगले साल आप अब कह रहे हैं कि 900 अरब रुपए हम बोरो करेंगे कमर्शियल बैंक से, जो कि इससे ज्यादा हो सकता है। एहसास प्रोग्राम में पैसे देने हैं, कोविड का मसला है, तो इससे ज्यादा जा सकता है। तो अगले साल भी हमारा कर्ज बढ़ रहा होगा, ना ही हमारी कर्ज अदा करने की कैपेसिटी। ये तो डिपेंड करता है ना कि आपके टैक्स महसूलात जो हैं वो कितने बढ़ते हैं, और फिर वो डिपेंड करेगा कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना जाता है, आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी जाती हैं और आपके खसारे कितने जाते हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बड़े अरसे के बाद वापस $3 अरब पे आ चुका है, और टैक्स महसूलात अगर 4800 अरब पे बढ़ती हैं तो ये भी एक खुशाइन बात होएगी। लेकिन ये तो एक कोविड का बजट है ना, ये तो हम इस बजट के अंदर बहुत ज़्यादा हम अग्रेसिव नहीं हो सकते कि हम पाकिस्तान का जो टैक्स बेस है उसको एकदम ब्रॉडन कर लें। अगर हम ऐसे करें तो देयर वाज अ रिस्क कि हम खुदा ना खास्ता रिसेशन में जा सकते थे, और हमने वो रिस्क नहीं लिया। हमने एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की, क्योंकि हम समझते हैं कि इस वक्त इससे ज़्यादा के रेस्क्यू और रिलीफ जो है वो पहला फेज़ है आपकी इकोनॉमी का, और रिकवरी दूसरा फेज़ अब बन चुका है। पहले हमारा जो ये बजट होना था या ये अगला माली साल वो रिकवरी था, लेकिन अब ये रेस्क्यू और रिलीफ का जो आंसर है ये ज़्यादा प्रायोरिटी ले चुका है हमारी मईशत के लिए। हमारा साहब, आप कह रहे हैं कि अब ये डिपेंड करेगा कि हमारी टैक्स महसूलात कितनी होंगी, फिर पता चलेगा हमारी डेट रीपेमेंट कैपेसिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती। अब जो नेट फेडरल रिजर्व्स है, यानी कि हुकूमत के पास जो टोटल रेवेन्यू का हिस्सा बच जाएगा प्रोविंसेस को देने के बाद, वो है 3700 अरब रुपए। 3700 अरब रुपए वफाक के पास बचेंगे। अब दो चीज़ें इसमें आप लगा लें, 3000 अरब रुपए का कर्ज देना है, 1250 अरब रुपए का डिफेंस बजट है, यानी कि 3700 अरब रुपए आपके जेब में है वफाक के पास, और 4250 अरब रुपए दो अखराजात हैं, कर्जा और डिफेंस बजट। तो आपके पास तो वैसे ही कुछ नहीं बच रहा। तो अगर आप 4000 आप मुकम्मल अपने टारगेट अचीव भी कर ले रेवेन्यू के लिए, तब भी आपके पास कुछ नहीं बचेगा। कैपेसिटी, रीपेमेंट कैपेसिटी तो नहीं बनेगी हमारी। शहजाद, ये इस बजट के याद आदोशुमार नहीं है, ये आप पिछले किसी भी 10 साल के बजट में उठा के देख लें तो आपको यही नजर आएगा कि वफाकी हुकूमत जब 40% के करीब हिस्सा सूबों को दे देती है तो उसके पास जो नेट फेडरल रिजर्व्स और रेवेन्यूज बच जाते हैं वो आप नेगेटिव तकरीबन 500-600 से शुरू होते हैं। और अभी आपने कोई फेडरल एम्प्लॉयज को तनख्वाह नहीं दी होती, कोई आपने पीएसडीपी का प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया होता, कोई डेट सर्विसिंग, डिफेंस डेट सर्विसिंग के बाद मतलब इंटरेस्ट देने के बाद आप -500 या 700 से शुरू होते हैं। और ये पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चरल मसला, ये इस बजट में नहीं है या ये अगले बजट, ये पिछले काफी सालों से चला आ रहा है। और यही वजह है कि मैं बार बार कहता रहा हूँ, और प्री कोविड भी हमारा इंहिसार इसी पे था कि इससे निकलने के लिए हमें अपना टैक्स टू जीडीपी का बेस ब्रॉडन करना पड़ेगा, और ये कंबाइंड एफर्ट होएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि ये एफबीआर अकेला ये काम करे, इसमें प्रोविंसेस को हाथ बटाना पड़ेगा। ये 50 अरब 100 अरब रुपए सालाना के टैक्सेस इकट्ठे करना, लेकिन हमारे साथ दो साल पहले ही अगर आप चले जाएं, उनको भी इस साल हम 3900 बिलियन टैक्स इकट्ठा करेंगे। 2 साल पहले जो आखिरी साल था पीएमएलएन का, 3800 के करीब इकट्ठा किया था, और उस बजट में डेट सर्विसिंग 1500 अरब रुपए थी। तो अब ऑलमोस्ट आपका टैक्स रेवेन्यू उतना ही है, लेकिन आपकी डेट सर्विसिंग डबल हो चुकी है, 3000 अरब हो चुकी है। तो ऐसा ही नहीं है कि हमेशा से पूरा मुकम्मल बर्डन इतना रहता है, इस दफा ये बर्डन ज्यादा है, पिछले 2 सालों से ये बर्डन ज्यादा है। वो तो डिपेंड करता है ना कि आपकी डेट मैच्योरिटी कब आ रही है। अब अगर आपकी पिछली हुकूमत ने कमर्शियल लोन्स लिए 2013 में 0% थे आपके पोर्टफोलियो के, अब वो 11% बन चुके हैं, और उन सब की अदायगी जो है वो 2022 तक है, 2018 से लेकर 2022 तक है। तो वो डेट बर्डन तो आपका बढ़ेगा ना, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म बोरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इंहिसार किया गया था, उसकी मैच्योरिटी का टाइम आ गया अब। तो इस वजह से आपका अब देखें ना, आपका जो बैनुल अक़वामी कर्जे हैं ये $5 अरब होता था एवरेज, आपने जो वापस करने होते थे। पीटीआई की हुकूमत पहली हुकूमत है जिसने पहले 2 साल में $10 अरब हर साल वापस किए हैं। तो इसमें कोरोना वायरस के बाद इस वजह से बढ़ा हुआ है। G20 कंट्रीज ने कहा या पेरिस क्लब का लोन डेफर करने की बात हो रही है, तो पाकिस्तान को कितना फायदा होगा उससे? कुछ इसका हिसाब किताब लगाया गया कि कितना लोन पाकिस्तान का कितने अरसे तक डेफर किया जाएगा? 1.8 अरब डॉलर के करीब अभी हमारा तखमीना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अभी से लेके दिसंबर 2020 तक ये जो हमारा G20 का पे बैक पीरियड है, सॉरी नॉट पे बैक पीरियड, लेकिन जो कर्जाजात G20 को वापस करने हैं वो तकरीबन 1.8 अरब डॉलर है। इतना हिस्सा रीस्केड्यूल हो जाएगा। मसला ये है कि हमारा बहुत सारा जो बैनुल अक़वामी कर्ज है ना, वो कमर्शियल लोन्स पिछली हुकूमत ने बहुत ज्यादा लिए शॉर्ट टर्म, जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था। एक तो उसका बर्डन है, दूसरा हमारी बहुत ज्यादा मल्टीलैटरल डेट है, जो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF है, वो चली आ रही है, वो हिस्सा है। तो वो रीस्केड्यूल नहीं हो रहा, ये सिर्फ G20 की जो बायलैटरल डेट है G20 ममालिक की वो हो रही है, और वो तकरीबन 1.8 अरब डॉलर। हमारे साहब, हमारी मईशत में ये नजर आता है कि हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं, उस ट्रैप से कैसे निकलें? मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते
कि हम एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट की तरफ जाएं और आप टैक्स छूट दें, तो वो आप टैक्स छूट दे नहीं सकते क्योंकि हमारा टैक्स बेस ऑलरेडी बड़ा लो है। अगर आप टैक्स बढ़ाने जाते हैं ताकि आप अपने डेट पेमेंट कैपेसिटी बढ़ा सकें, तो आप वो टैक्स बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वैसे ही 2% पे हम जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो उससे भी कम हो जाएगी। तो इस ट्रैप से हम कैसे निकलेंगे, ये बड़ा एक क्वेश्चन है। मैं आपको मिसाल दे देता हूं बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने अपना बजट प्रेजेंट किया है, उन्होंने कहा है कि एक्सपेंशनरी बजट है, आप भी कह रहे हैं, लेकिन उनका सही मानों में एक्सपेंशनरी है, जहां मैसिव उन्होंने टैक्स कट्स किए हैं, इसके बावजूद कि उनकी टैक्स टू जीडीपी सिर्फ 10% है। मैसिव कट्स किए उन्होंने, और वो टारगेट कर रहे हैं 8% जीडीपी ग्रोथ। तो या तो आपकी ग्रोथ बहुत हाई हो टैक्स ब्रेक्स देकर, या आप टैक्स बहुत अच्छा इकट्ठा कर रहे हो जिससे आप अपनी डेट पेमेंट कैपेसिटी बढ़ा सकें। कुछ तो करें ना, हम तो बीच में फंसे हुए हैं। ये आपने अच्छा सम अप किया है। ये जो आपने, यही एक बैलेंसिंग एक्ट इस बजट में चैलेंज था, और मेरा ख्याल है लोग तारीफ कर रहे हैं कि इस मुश्किल हालात में, जहां मुल्क पहले स्टेबलाइजेशन में से गुजर रहा है और एक स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी थी, उसके अंदर इससे बेहतर बजट नहीं बन सकता था, जहां कोई टैक्स नहीं लगाया गया बल्कि बहुत सारे टैक्स जैसे कस्टम ड्यूटीज, मुख्तलिफ विद होल्डिंग टैक्सेस को छोड़ दिया गया, एडवांस टैक्सेस को छोड़ दिया गया। तो ये सारा स्टिमुलस देने के लिए हमने किया, लेकिन ये एक बैलेंसिंग एक्ट है क्योंकि हमारी स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी। और मैं आपको ये भी बताऊं मौके का फायदा उठाते हुए कि ये जो हमने आते साथ पहले 2 साल में स्टेबलाइज किया और कंसोलिडेट किया, जिस पे लोगों ने तनकीद भी की बड़ी, इसी की वजह से हम कोविड के अंदर हमें वो ब्रीदिंग स्पेस मिली कि हम ये बड़े बड़े प्रोग्राम निकाल सकें। जैसे एहसास प्रोग्राम था 30 लाख कारोबारों के लिए, बिजली के बिल्स की अदायगी थी, बिल्स को डिफर कर देना, स्टेट बैंक ने तकरीबन 7.5 लाख कारोबारों के प्रिंसिपल को डिफर करने के लिए बैंकों को सहूलत दी। ये सारा इस ब्रीदिंग स्पेस की वजह से बना था। अगर ये ब्रीदिंग स्पेस हमारे पास ये कुशन ना होता तो ये खुदा ना खास्ता मामला जो है ये किसी और तरफ भी जा रहा था। इन दिस सर्कमस्टांस कि कोरोना भी है, इकोनॉमी ने स्टेबलाइज भी करना है, अभी हम ताज़ा अपने डेफिसिट्स को कंट्रोल में हमने किया है और हम रिकवरी की तरफ जा रहे थे। इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन बजट था। और आप, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बहुत ज़्यादा अगर आप बिजनेसमैन से पूछें, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से पूछें, तो जिनसे मैंने जिनको देखा भी है टीवी पे या जिनसे इंटरैक्ट भी किया है, उन सब की यही राय है कि इससे बेहतर बजट नहीं बनाया जा सकता था मौजूदा सूरत हाल में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमाद अजहर वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन ऑब्वियसली एक बजट को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। पिछले साल पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1.9% थी, इस साल नेगेटिव है, अगले साल 2.1% होगी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आबादी 2.64% से ग्रो कर रही है, ये कल ही इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है और उस पर हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। रोजगार लोगों को कैसे प्रोवाइड किया जाएगा अगर 2-3% की ग्रोथ होगी? पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क को तकरीबन 7-8% से ग्रो करना पड़ता है अगर उन्होंने उन लोगों को नौकरियां देनी है जो कि लेबर फोर्स में आएंगे। हुकूमत का दावा है कि 5 साल खत्म होते साथ हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। फिलहाल वो टारगेट पूरा होता हुआ नामुमकिन लगता है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगे। दुनिया में कोरोना वायरस की वबा सामने आए हुए 170 रोज हो चुके हैं और इस वबा के सामने आने के बाद चीन, वियतनाम, न्यूजीलैंड, ताइवान और जनूबी कोरिया समेत दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक थे जिन्होंने इस वबा की रोकथाम के लिए फौरी इकदाम लिए और 2 से 3 माह के अंदर उन्होंने इस वबा पर मुकम्मल काबू पाया और मामूलात जिंदगी इन ममालिक में बहाल हो गई। दूसरी तरफ फ्रांस, इटली, स्पेन और अमेरिका समेत कुछ ऐसे ममालिक भी थे जिन्होंने इब्तिदा में इस वबा को संजीदगी से नहीं लिया, जिसकी वजह से कोरोना वायरस ने इन ममालिक में तबाही मचा दी। मगर बाद में सूरत हाल की संगीनी का एहसास करते हुए इन ममालिक ने सख्त और फौरी इकदाम लेना शुरू किए और कोरोना वायरस के नए केसेस और अमवात पर काबू पाया, जिसके बाद अमवात और नए केसेस की तादाद में कमी आना शुरू हो गई। और वहाँ जैसे ही नए केसेस और अमवात में कमी आना शुरू हो गई, इन ममालिक ने मईशत के दरवाजे खोलना शुरू कर दिए। जबकि इस वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान ने जो हिकमत अमली अपनाई है वो रूस, भारत और ब्राजील से मुमासलत रखती है, जहां वबा पर काबू पाए बगैर लॉकडाउन उठाने और मईशत खोलने का फैसला कर लिया गया है। और इन ममालिक में ये वबा अपनी इंतहाई पीक पर कब पहुंचेगी और इसमें कमी कब आना शुरू होगी, इसका भी अभी तक सही अंदाजा नहीं लगाया गया है। और तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन इस वक्त खत्म किया गया है जिस वक्त नए केसेस की तादाद और अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में माशी सरगर्मियां बहाल करने, सनतें और कारोबार खोलने के इकदाम लिए जा चुके हैं। पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस के 1,32,405 केसेस सामने आ चुके हैं और 2,551 अनवात हो चुकी हैं और पिछले 4 रोज से हर दिन रिकॉर्ड नए केसेस सामने आ रहे हैं। जिसके बाद ये सवाल जन्म ले रहे थे कि क्या पाकिस्तान दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा सकता है? क्या लाहौर समेत
दीगर बड़े शहरों में दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया जा सकता है। मगर वजीर आजम इमरान खान ने आज इस तासुर की नफी करते हुए वाजे किया है कि पाकिस्तान दोबारा लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकता। लाहौर में कोरोना वायरस से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम ने पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह तासुर था कि लाहौर को फिर लॉकडाउन किया जा रहा है, मगर सूबे मुकम्मल लॉकडाउन नहीं बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। मगर अब सख्ती करना पड़ेगी, अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजिम होगा और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई भी की जाएगी। पंजाब की टीम के साथ बैठ के इस नतीजे पे पहुंचा कि अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, जिसको कहते हैं हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे और उन एरियाज़ को बंद करेंगे। इनके लिए हमने अब पूरी अपनी, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा बोझ नहीं ले सकती। अब मैंने वो भी आज अपने उमर डार को कहा हुआ है कि बताएं टाइगर फोर्स का, क्योंकि हमें शायद और ज़्यादा वॉलंटियर्स लेने पड़े। अब वॉलंटियर्स के ज़रिए हम पूरी कंप्लायंस यानी SOPs के ऊपर कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा वो हमें आगाह करेंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगी। लेकिन अब हमने सख्ती करनी है, क्योंकि इसका फैलाव रोकना है। अभी भी हम रोक सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं कि पंजाब में लॉकडाउन नहीं होगा, अवाम पर जिम्मेदारी है कि SOPs पर अमल करें, क्योंकि अगर अवाम SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। वजीर आजम इमरान खान लॉकडाउन की हिकमत अमली को नो ऑप्शन करार दे रहे हैं, लेकिन अगर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का जायजा लिया जाए तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की वबा पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन समेत मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज रही हैं। पहली हिकमत अमली चीन, न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना जैसे ममालिक की रही है, जिन्होंने वबा सामने आने के फौरी बाद मुल्क में सख्त लॉकडाउन किया और वबा पर काबू पाया। मगर पाकिस्तान इस हिकमत अमली पर अमल दरामद नहीं कर सका और इसमें नाकाम हो गया। मुल्क में 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया, मगर सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही लॉकडाउन में नरमी का फैसला करते हुए मुतादिद सनतों को खोलने का ऐलान किया गया, जिसके बाद से लॉकडाउन में नरमी के मजीद इकदामात लिए गए हैं और हुकूमत की जानिब से इसकी ये वजह बताई गई है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान की रियासत गरीब है, जहां करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते हैं और अगर सख्त लॉकडाउन किया गया तो मुल्क में कोरोना से ज्यादा भूख से अमवात हो जाएंगी। तो जो पहली स्ट्रैटेजी थी लॉकडाउन की, वो पाकिस्तान में नाकाम रही, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर में जो दूसरी स्ट्रैटेजी है, जो कि जनूबी कोरिया, मलेशिया, जर्मनी जैसे ममालिक ने अपनाई थी, जिन्होंने वबा सामने आने के फौरी बाद एग्रेसिव टेस्टिंग की हिकमत अमली अपनाई, कोरोना हॉटस्पॉट्स का तयन किया गया और मुतासरा लोगों को आइसोलेट किया गया। मगर पाकिस्तान इस स्ट्रैटेजी में भी पीछे रहा। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटीन की हिकमत अमली अपनाने में पाकिस्तान दूसरे ममालिक से पीछे रहा है। पाकिस्तान में अप्रैल तक कोरोना के काफ़ी हद तक केसेस काबू में थे और अगर उस वक्त यौमिया 25 से 30 हज़ार टेस्ट करने का अमल शुरू हो जाता तो मुतासरा अफराद को ट्रेस और आइसोलेट करना ज़्यादा आसान था और ये वाज़ेह हो जाता कि मुल्क में पीक कब आएगा और कब इन केसेस को सामने रखते हुए हमने लॉकडाउन हटाना है। मगर यहाँ जहराना टेस्टिंग में मुसलसल ताखीर होती रही। हुकूमत यह दावा करती रही कि अप्रैल के आखिर तक रोजाना 20 से 25 हज़ार टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली जाएगी, लेकिन ये फिगर जून में जाके कंप्लीट हुआ, यानी कि इस माह में हम ये देख रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि कहा गया था कि ये टेस्टिंग कैपेसिटी पाकिस्तान के पास अप्रैल तक आ जाएगी। तो 700 से 800 टेस्ट हम रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे थे। पिछले चंद दिन में देखें तो वो 2,500 और 3,000 के दरमियान है और हमने बड़ी पिछले 2 दिनों के अंदर बहुत तफसील से इसके ऊपर काम किया है और टारगेट जो है वो मुश्किल रखा है हमने, लेकिन हमारे ख्याल में वो ज़रूरी है कि ये जो टेस्ट इस वक्त तकरीबन 3,000 के करीब हम दिन में कर रहे हैं, इसको अप्रैल के आखिर तक बढ़ा के तकरीबन 20 से 25 हज़ार टेस्ट तक पहुँचाया जाए। दुनिया में वो ममालिक जिन्होंने कामयाबी के साथ टेस्टिंग की, ट्रेसिंग की और आइसोलेशन की, उन्होंने अपनी टेस्टिंग को उस वक्त बढ़ाया था जब वहाँ पे लॉकडाउन था। हमने लॉकडाउन ख़त्म करने के बाद जब दोबारा मार्केट्स खोली हैं, दोबारा कारोबार को खोला है, तो उस वक्त हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है। अगर पहले बढ़ाया होता तो शायद फैसले भी उसी हिसाब से किए जाते। जो तीसरी स्ट्रैटेजी दुनिया भर में देखी गई है वो ये है कि SOPs की अमल दरामद हो। अगर आप कारोबार खोलने जा रहे हैं, अगर आप सनतें खोलने जा रहे हैं, अगर आप मज़ार और मार्केट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने जा रहे हैं, तो वहाँ पर SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में पहले इंडस्ट्री को खोला गया, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को खोला गया, फिर मार्केट्स को खोला गया, फिर ट्रांसपोर्ट को खोला गया, लेकिन इन तमाम शोबों में SOPs फॉलो नहीं हो रहे थे
और ये जो तीसरी स्ट्रैटेजी थी इसमें भी पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में अब इस वक्त जो है वो केसेस की तादाद बढ़ रही है। दूसरे ममालिक 2-2.5 महीने में पीक पर पहुंच चुके थे, वहां से केसेस नीचे आने लगे, लेकिन पाकिस्तान में अब भी केसेस की तादाद बढ़ रही है और पाकिस्तान में ये पीक कब आएगा हमें मालूम नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि ये पीक अप्रैल के आखिर तक आएगा और इसके बाद केसेस की तादाद नीचे आना शुरू हो जाएगी। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मई के बीच में, मिड ऑफ द मई जो है वो तादाद पीक तक पहुंचेगी और फिर कोरोना वायरस के केसेस में कमी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर वहां पे भी पीक नहीं हुआ और अब इमरान खान कह रहे हैं कि जुलाई के आखिर या अगस्त के आगाज में पीक आएगी, यानी कि वायरस पाकिस्तान में आने के 6 महीने बाद हम इसकी पीक देखेंगे। दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जो कि 2 से 2.5 महीने तक पीक पर पहुंच चुके थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी पीक 6 महीने बाद आएगी और 6 महीने बाद भी आती है या मजीद इसमें ताखीर होती है, ये हमें मालूम नहीं है। और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, मईशत का पहिया चलने चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, ये बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन अगर कोरोना वायरस के केसेस इसी तरह बढ़ते रहे, पीक में ताखीर होती गई तो मईशत परफॉर्म नहीं कर सकेगी, लोगों में खौफ होगा, डर होगा, कारोबार उस तरीके से नहीं हो सकेगा, जिंदगी मामूल पर मुकम्मल तौर पे वापस नहीं आ सकेगी अगर इस पीक में ताखीर होती गई। इसीलिए अगर मईशत को चलाना है तो जल्द से जल्द उस पीक तक पहुंचना है, जिसके लिए हिकमत अमली लेनी पड़ेगी। हमने आपको बताया कि टर्की की इसकी एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है। टर्की में उन्होंने जब कारोबार खोला तो मुकम्मल तौर पे SOPs पर अमल दरामद हुआ। उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, वो घर से नहीं निकलेंगे, जो नौजवान हैं वो कारोबार पर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनको इजाज़त थी, लेकिन जो आम तातील के दिन थे उस पर मुकम्मल कर्फ्यू लगाया गया। एक मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी थी, टर्की के लिए काम किया और अब उनका कर्व जो है वो फ्लैट होकर नीचे की तरफ आ रहे केसेस। इसी तरह मलेशिया ने टेस्टिंग की और ट्रेसिंग की जो कैपेसिटी है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाया और इसके बाद लोगों को ट्रेस करके आइसोलेट किया। या तो ये करना पड़ेगा पाकिस्तान को या मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी ताकि ये केसेस अपनी पीक पे जाएं और इसके बाद उसमें कमी आना शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल ये फैसला किया गया है कि लॉकडाउन नहीं होगा और इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल तक ये खबरें थी कि पंजाब हुकूमत जो है रेकमेंड करेगी वफाकी हुकूमत को कि लाहौर जैसे बड़े शहर में जहां केसेस की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है, हेल्थ सर्विसेज पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वहां पर लॉकडाउन किया जाए। लेकिन वजीर आजम साहब आज इस रिकमेंडेशन से इत्तेफाक नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन होगा, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा। वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप अपने इंट्रो के अंदर आधा जवाब दे चुके हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो ममालिक जिन्होंने बड़ा हार्ड किस्म का कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन किया था, वो भी आज जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ रहे हैं। और इंडिया की मिसाल आपके सामने है, जो हमारा बिल्कुल हमसाया मुल्क है, कि जिसने बड़ा शदीद किस्म का लॉकडाउन किया था, लेकिन जब लॉलेसनेस क्रिएट हुई और एक सिविल नाफरमानी का माहौल बना तो उन्होंने उस लॉकडाउन को खत्म किया और आज 9,000 हलाकतें इनकी हो चुकी हैं और इनका डेली का जो है ना 12 से 14,000 जो है वो नया मरीज जो है वो इंडिया का अब हो रहा है। लेकिन उस लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि 34% जो है वो इंडियंस, जो इनकी अपनी रिपोर्ट है, इनके अपने स्टैटिस्टिकल डिवीजन की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 34% इंडियंस जो है ना वो खतरे गुर्बत से नीचे आ गए हैं। और 20% इंडियंस वो हैं कि अगर उनको 2 हफ्ते का अगर राशन ना दिया गया तो उसके 2 हफ्ते के बाद जो है ना उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होगा। कहने का मकसद ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान फ्रॉम डे फर्स्ट से इमरान खान साहब, उनका विजन बड़ा क्लियर है, उसके मुताबिक वो चलते रहे। आपने 3 उनकी जनाब स्टेटमेंट्स बताई। दूसरी जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि 15 मई और 30 मई के दरमियान जना आपका हाइप होगा, उसके बाद चीजों को थोड़ा सा जना हम कंट्रोल करना शुरू करेंगे। लेकिन क्या हुआ, बीच में आपका मई के आखिरी अशरे में आपका ईद का फेस्टिवल आया, उससे पहले आपके जनाब रमजानुल मुबारक का महीना और उसके आखिरी 10-12 दिन, जिसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हमने जो 3 दिन का लॉकडाउन और फिर बाकी 4 दिनों के अंदर थोड़ा सा जना स्मार्ट लॉकडाउन रखा था, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ओपनली जनाब तमाम बिजनेस को जना ओपन करें। लेकिन इसी ईद के फेस्टिवल और रमजान की वजह से मैं ये समझता हूँ कि अवाम, पाकिस्तान की अवाम से थोड़ी सी बेहतियाती हुई, और थोड़ी सी नहीं, काफी हद तक बेहतियाती हुई, जिसकी वजह से अब पिछले 20 दिनों से आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कोरोना वायरस का जो फैलाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर वो ममालिक के जहां पर 5-5 हजार, एक मिनट शराजे में बात कंप्लीट कर लूं, 5-5 हजार डेली जो है ना वो अमवात होती थी, और आज भी जहां पे 500 डेली अमवात हो रही हैं,
वो लोग अपने पास खोल चुके हैं, अपने स्कूल कॉलेज खोल चुके हैं, अपनी यूनिवर्सिटियां खोल चुके हैं, अपने सारे अदारे खोल चुके हैं, अपनी सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर चुके हैं। वजह वो इस नतीजे पे पहुंच गए, वो अमीर तरीन ममालिक वो इस नतीजे पे पहुंच गए कि हम मुकम्मल लॉकडाउन रख के हम अपनी इकोनॉमी भी नहीं चला सकते, हम अपनी आवाम के घर का चूल्हा भी नहीं जला सकते। और एक आखिरी चीज मैं आपको एक बता दूं, न्यूयॉर्क के मेयर का बयान आया है आज से 2-3 दिन पहले कि वो न्यूयॉर्क शहर कि जिसके हेल्थ का बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, वो बैंकरप्ट हो गया है अपने उस लॉकडाउन की वजह से। अब ये वो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। सही फैयाज साहब, मैंने आपका मौक़िफ़ सुन लिया, लेकिन देखिए ना, एक फर्क ये भी, आप ठीक कह रहे हैं, वो अमीर ममालिक भी बर्दाश्त नहीं कर सके लॉकडाउन, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन जिस वक्त किया, टेस्टिंग बढ़ाई, और उन्होंने लॉकडाउन जिस वक्त खोला, केसेस बहुत तेजी से नीचे जा रहे थे। हमारे केसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं और कब तक जाते रहेंगे नहीं पता। 3 मरतबा वजीर आजम तारीख चेंज कर चुके हैं कि ये पीक कब करेगा, इसीलिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। दूसरा, मुझे अगर आप साथ में ये भी बता दें कि जो आपने मुझे अभी तफसील पेश की है, वो तो इमरान खान साहब का विजन है, हम उससे बाखबर हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत क्यों मुसलसल ये कह रही है कि हमें मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी करना पड़ेगी, खासतौर पर लाहौर के लिए हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। ये रिकमेंडेशन तो पंजाब गवर्नमेंट की है ना। गलत तरीके से खबर चली, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं तर्जुमान हूँ पंजाब हुकूमत का। ये गलत तरीके से पिछले 2 दिनों के अंदर खबर चली कि लाहौर के हवाले से जना मुकम्मल कर्फ्यू टाइप जना लॉकडाउन जना वो आ रहा है। टीवी चैनल ने भी दिखा दिया, बड़े बड़े लीडिंग टीवी चैनल ने जना इसको हाईलाइट कर दिया। हकीकत में ऐसी कोई चीज नहीं थी। हकीकत में ये था कि कल शाम को हमारी कैबिनेट कमेटी ब्रेक इंसदाद कोरोना वायरस की मीटिंग होनी थी, वो कल कैंसिल होगी और आज का दिन ही उसमें तय हो गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की ही क़यादत के अंदर ये सारी कमेटी की मीटिंग भी हो जाएगी, जो आज हुई उसमें मैं शरीक था। उसमें ये चीज फाइनल होनी थी और वो फाइनल हुई कि हमने उस अंदाज का मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करना। यहाँ लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे। अब आप मुझे एक चीज बताएं, आपको याद है इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने कभी ये रिकमेंडेशन, मैं इसको रिपीट करवाना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि कभी ये रिकमेंडेशन नहीं थी कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना है, ये कभी रिकमेंडेशन नहीं थी पंजाब की। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखूंगा। आपको याद है कि जब लॉकडाउन का 1 हफ्ता सिर्फ हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पर लोगों ने गाड़ियों पे हमले करना शुरू कर दिए थे। लोग, गरीब लोग, दिहाड़ीदार लोग, वो लोग के जो खते गुर्बत के नीचे, खते गुर्बत के करीब थे, पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर उन्होंने हमले शुरू कर दिए। सर, मैं एक कता कलामी की माजरत चाहता हूँ। कराची सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पे आपको पता है कि आबादी कितनी है? मैंने नहीं देखा ऐसे कि किसी ने गाड़ियों पे हमले किए। ये किस शहर की बात कर रहे हैं? नहीं। और ये बीसियों आपके केसेस जो ना यहाँ पे आपके टीवी चैनल के अंदर जो ना ये सारे कोड हुए हैं। टीवी चैनल हमने तो अपनी आंखों से देखा ना, लाहौर के अंदर टीवी चैनल के अंदर ये सारी चीजें कोड हुई। लोगों के पास खाने का कुछ नहीं था। लोगों को ये बात ठीक है, ये बात तो ठीक है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि लोगों के खाने पीने के मसाइल थे, रोजगार के मसाइल थे, लेकिन अब स्ट्रेटेजी क्या है? वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा कि अब ये टाइगर फोर्स जाएगी, अवेयरनेस फैलाएगी। पहले भी वो ये कह चुके हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड हमें नहीं नजर आई टाइगर फोर्स। लेकिन अब यही स्ट्रेटेजी कि टाइगर फोर्स जो है अवेयरनेस फैलाएगी, क्या एसओपीज कहां और कैसे फॉलो कर रहे हैं? मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब भी डे फर्स्ट से जिस कंसिस्टेंसी के साथ जो ना अपनी जो विजन लेके आए थे उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। और आपके वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब और हमारी हुकूमत भी बिल्कुल उसी विजन के मुताबिक फ्रॉम डे फर्स्ट से चल रहे हैं। मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रख देता हूँ। अब एसओपीज के ऊपर अमल दरामद के हवाले से तकरीबन 60,000 केसेज हैं जो हमने एक्शन लिए हैं पंजाब के अंदर, सिर्फ 60,000। जनाब आपके 33 यूनिट है जिनको हमने बंद किया, जिन्होंने एसओपी के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। हमने जनाब 20 सैकड़ों जनाब मार्केट्स पूरे पंजाब के अंदर बंद की जिन्होंने एसओपी को मैं बस वक्त खत्म हो गया। हाँ, यही स्ट्रैटेजी आगे भी चलती रहेगी, यही स्ट्रैटेजी आगे भी चलती रहेगी, ये फैसला हुआ है। रोजगार भी चले, लोगों के घर के चूल्हे भी जले, मुल्क की इकोनॉमी भी चले, प्रिवेंटिव मेजर्स भी हो, रिलीफ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारी इंतजामिया की तादाद इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए टाइगर फोर्स जो है वही उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो अवेयरनेस को फैलाएं जैसे वो पहले भी फैलाते आए हैं। और हमने उस्मान डार साहब से ये बात भी की थी कि वो टाइगर फोर्स हमें सड़कों पे उस तरीके से नज़र नहीं आई है जिसके दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब कहा गया है कि उसकी तादाद को मजीद बढ़ा के वो ये काम करेंगे कि मार्केट में जाके अवेयरनेस फैलाएं और लोग एसओपीज़ को फॉलो करें। एसओपीज़ को फॉलो करना बहरहाल ज़रूरी है, वरना ये वायरस तेज़ी से फैलेगा जो कि हमारे हेल्थ के निज़ाम के लिए मनफी साबित हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।